प्री परीक्षा समीक्षा अधिकारी 2013। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक भोज ने लिखी थी। चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर भोजकृत युक्त कल्पतर में वास्तुशास्त्र के साथ विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों का भी बारे में भी लिखा गया है। परमारवंशी शासक था भोज। इसका शासनकाल 1000 से 1055 तक था। इसने सम्रांगण सूत्रधार का 31वां अध्याय यंत्र विज्ञान से संबंधित लिखा है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? 1817 से 18 के बीच में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1817 में पूना की संधि किया था दौलतराव सिंधिया से, और 1817 में ग्वालियर की संधि हुई। 1818 में मंदसौर की संधि हुई। तो सबसे पहली संधि पूना की संधि है, फिर ग्वालियर की संधि, फिर मंदसौर की संधि, और बाद में बाजीराव द्वितीय ने 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने इसी समय 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया था और इसको कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन दे करके भेज दिया था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान अगर माना जाए तो बाजीराव द्वितीय का ही रहा है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन लड़ा था? 1817 से 18 में अंग्रेज और मराठा संघ। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, मृत्यु पेरिस में हुई थी 1895 में पेरिस में, और 1838 में जन्म लाहौर में हुआ था। पंजाब सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो इनके साम्राज्य में शामिल था। रंजीत सिंह और महारानी जींद के सबसे छोटे पुत्र थे ये। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1849 में हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था। इसमें सिख पराजित हो गए थे, तो अंग्रेजों ने इनको अपदस्थ करके ब्रिटिश को इसमें 1849 में पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। तो पंजाब जो मिलाया गया था वो था 1849 में। अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय 1856 में किया गया था। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को स्लीमैन जो है वो रिपोर्ट बनाया था कुशासन से संबंधित। डलहौजी ने जनरल ओट्टम जो है जनरल ओट्टम को नियुक्त किया था 1855 में। इसी ने शासन व्यवस्था की रिपोर्ट भेजी थी। भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत बटुक ये असेंबली कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके थे। एक का नाम आज़ादी, दूसरे का नाम क्रांति था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके इसको 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र के मुकदमा के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई थी। 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव भसुरा को दी गई थी, और बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह था। इसके निजाम से स्वतंत्र हैदराबाद को मुक्त कराना था। ऑपरेशन पोलो का कार्य। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था और 18 सितंबर 1948 को पूरा हुआ था। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी और रचना है अल हिलाल गुबारे खातिर। गदर पार्टी की स्थापना यूएसए सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1 नवंबर 1913 को। अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय थे वो सब मिल करके किए थे। इसको प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। प्रशांत तट का हिंदी संघ। गदर जो यहाँ से प्रकाशित होता था पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ, बाद में गुरमुखी में, और बाद में अन्य भाषा में भी। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके अलावा केसर सिंह थथगढ़ उपाध्यक्ष थे। केसर सिंह थथगढ़ जो थे वो उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल महामंत्री थे। लाला ठाकुर दास धूरी संयुक्त सचिव थे और पंडित कांसीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। पंडित कांसीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। इसके अलावा इसकी शाखाएं कनाडा, चीन और जापान में भी खोली गई थी। नेक्स्ट है चौरी चौरा जो है गोरखपुर में स्थित है। 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे 22 पुलिस कर्मचारियों को जला करके मार दिए गए थे। इसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था।
चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा भी लिया था। समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में हुई थी अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में बलिया को राष्ट्र घोषित कर करके वहाँ पे बलिया प्रजातंत्र, स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र नाम रखा था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार सफल प्रयोग किया था 1917। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी विरोध में। खिलाफत आंदोलन जो था उसमें भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की खलीफा के समर्थन में था यह आंदोलन। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। 1959 में कर्नल ह्यूटोए ने लिखा था, कर्नल ह्यूटोए। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था लखनऊ अधिनियम 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार किसको बनाया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन 1930 की रिपोर्ट थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको अस्वीकार कर दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इस अधिनियम की सभी वर्गों के लोगों द्वारा आलोचना हुई थी और सर्वसम्मत थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको अस्वीकार किया गया था। उग्रवादी बिपिन चंद्र पाल था, जितने भी दिए गए हैं फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले में। बिपिन चंद्र पाल जो है बांग्लादेश में जन्म हुआ था इनका 1932 में। कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट ने निकाला था 1914 में। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र था ये। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी बैठक 1928 में कलकत्ता में हुई थी। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक 1928 में कलकत्ता में हुई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी केरल के इडुक्की जिले में है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल के इडुक्की जिले में है अनाईमुडी। ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। बाकी और चोटियों का क्रम देखेंगे तो उसके बाद है डोडा बेटा, उसके बाद है महेंद्रगिरी, उसके बाद है अमरकंटक। तो अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अमरकंटक। अनाई, डोडा, महेंद्र, अमरकंटक। दामोदर सबसे प्रदूषित नदी है। ये झारखंड के पठार से निकलती है और पठार के बीचों बीच से प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में मिल जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अमेरिका की टेनेसी नदी पर इसमें दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना की गई 1948 में। इस पर पंचेत बांध, तिलैया बांध हैं। जैविक रेगिस्तान भी इसको कहा जाता है। बद्री है अलकनंदा नदी के तट पर, अलबद्री। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के तट पर है रुद्रप्रयाग, अमरुद्र। और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी के तट पर है, तो मंदाकेदा। ताप्ती नदी भी भैरवंश घाटी से होकर बहती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है ये। खंभात की खाड़ी में मालबैक क्षेत्र में जो है गिरती है। खंभात की खाड़ी के मालबैक क्षेत्र में अरब सागर में गिर जाती है ये। सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य बहती है। सतपुड़ा और अजंता। प्रमुख सहायक नदी जो है ताप्ती की वो है पूर्णा नदी। माउंट आबू अरावली पहाड़ी से संबंधित है। कोडाई कनाल जो है वो पालनी पहाड़ी तमिलनाडु से संबंधित है। ऊटकमंड जो है ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। और शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी में है। शिमला इसमें धौलाधार श्रेणी में है, पीर पंजाल में नहीं है, धौलाधार में है।
मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय खंड का है। मेघालय का पठार जो भाग है वो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। मेघालय का पठार और शिलांग का पठार दोनों प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को गारो, राजमहल, दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। भारत का शिलांग नगर जो है वो मेघालय पठार पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, कर्णयापी, अभादेव। गंगा नदी पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है। ऐसी और नदियां हैं सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती नदी जो होती है वो हिमालय से उद्गमित सभी नदियां लगभग पूर्ववर्ती हैं। ऐसी पुरानी घाटियों में प्रवाहित होती है जो अपर्दन के कारण गार्ज, महाखड्ड इन सब का निर्माण हुआ है। ये अपने पूर्व के स्थान पर ही प्रवाहित हो रही हैं। बगल से इनकी चोटियां जो भी हैं वो निकली हैं। हिमनदी का सबसे बड़ा है कौन सा? तो सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा है। और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। तो सियाचिन जो है वो अल्पाइन हिमनद है और ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा है। सियाचिन जो है पूर्वी काराकोरम दर्रे के पास स्थित है। पूर्वी काराकोरम दर्रे के पास है। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कोसी को जाना जाता है। कोसी ये नेपाल से निकलती है, बिहार में भीमनगर के रास्ते में प्रवेश करती है। भीमनगर पर जो है वो बिहार भारत में प्रवेश करती है। इसमें अगर क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। सियाचिन 76 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद बाल्टरो है, 58 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद चोगलुंगमा है, 50 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद बियाफो है। तो क्रम देख लेंगे, सियाचिन, बाल्टरो, सियाचिन, बियाफो, बाल्टरो, चोगलुंगमा। सियाचिन, बियाफो, बाल्टरो, चोगलुंगमा। लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। लेह एशिया की सबसे ऊंची मौसमी वेधशाला भी लेह में ही, लेह लद्दाख में है। यह है जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। काजू उत्पादक जो है महाराष्ट्र है सबसे बड़ा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा। अधिकांश प्राकृतिक गैस बॉम्बे हाई के तटीय क्षेत्र से निकाला जाता है। उसके बाद असम, राजस्थान, त्रिपुरा सबसे अधिक अपतटीय क्षेत्र। उसके बाद असम, राजस्थान, त्रिपुरा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। और विश्व के देश पे देखेंगे तो चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत। चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत पवन ऊर्जा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में है। जामनगर क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है यहाँ पे। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। परमाणु शक्ति का भाग विद्युत उत्पादन में लगभग कितना होता है? तो ये होता है लगभग 3%। लगभग 3%, लगातार ये घट भी रहा है। सर्वाधिक ताप विद्युत का उत्पादन जो होता है वो जल विद्युत से होता है। कोयला क्षेत्र से काफी दूर है भद्रावती। भद्रा दूर है। बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल और ये सब कोयला क्षेत्र के पास है। भद्रावती जो है वो दूर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक जमाव तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक जमाव जो है वो तमिलनाडु में है।
और ओवरऑल कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में, भंजार ओ छत्ती। और उत्पादन देखेंगे कोयले का तो छत्ती ओ एम पी। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। दार्जिलिंग में सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र के नाम से 1897 में। और शिव समुद्रम जो है वो 1902 में कावेरी नदी पर स्थापित की गई थी। खनिज तेल का कुआं माकुम में खोजा गया था 1867 में असम में। शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ने का। गन्ने की फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसके बाद गेहूं, इसके बाद चावल, फिर तिलहन। तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना, फिर गेहूं, फिर चावल, फिर तिलहन। चावल में इसलिए नहीं सिंचित होता है क्योंकि ये बरसात के समय होता है। खनिज केरल में बहुतायत से पाया जाता है मोनाजाइट, जो थोरियम यूरेनियम का यौगिक है। केरल के तटीय क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाता है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए न्याहवा सेवा जल पत्तन का निर्माण किया गया है। अब इसका नामकरण हो जवाहरलाल नेहरू पत्तन। यह जो है विश्व के सबसे बड़े पत्तनों में से एक है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, फिर गुजरात में है। बंदरगाहों में से ओडिशा तट पर है पारादीप, जगत सिंहपुर जिले में है। बंगाल की खाड़ी के सम्मिलन स्थल, महानदी और बंगाल की खाड़ी के सम्मिलन स्थल पर है पारादीप। पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा तेल शोधन इकाई की स्थापना की गई है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किया जाता है। ब्यास नदी पोंग बांध जो ब्यास नदी पर स्थापित है, इसका उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के सम्मिलन स्थल पर है। राजस्थान में इस नहर से राजस्थान नहर इसको कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। उत्तर पश्चिम में भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इस नहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहरा। और श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो पोचमपाद परियोजना के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में गोदावरी नदी पर है। तेलंगाना के अधिकांश भाग की जीवन रेखा पोचमपाद परियोजना से ही पूरी होती है। पोचमपाद परियोजना की नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी 1963 में। मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नदी है। पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी नदी। इसका उद्गम झारखंड में देवघर से होता है, त्रिकूट पर्वत से निकलती है मयूराक्षी नदी, झारखंड के त्रिकूट पर्वत से। इस पर मयूराक्षी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नलगोड़ा क्षेत्र में कृष्णा नदी पर है। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई के बेलापुर में है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई के बेलापुर में है और यह रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप में लगभग 300 किलोमीटर में फैला 36 प्रवाल द्वीप हैं, लगभग 36। पिरेनीज जो है वो फ्रांस स्पेन की सीमा पर है। आइबेरियन प्रायद्वीप को यूरोप के प्रायद्वीप से अन्य भागों को अलग करता है यह पर्वत। आइबेरियन प्रायद्वीप को यूरोप के अन्य भाग से अलग करता है पिरेनीज। आल्पस बलित पर्वत है, बोसजेस भ्रंशोत है, विंध्य अवशिष्ट है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। अंधी घाटियाँ कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ इसको शुष्क घाटी, अंधी घाटी भी कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है आइसलैंड। और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है और आइसलैंड के दक्षिण से गुजरता है।
भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर लोहा, नहीं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर लोहा। देखो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, आसिएलो भूपर्पटी में। मिनिकॉय जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। बाकी भटकल, अरनाला, हैनरे द्वीप जो है वो अपतटीय द्वीप हैं। भटकल, अरनाला, हैनरे अपतटीय द्वीप हैं। मिनिकॉय जो है दूर है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा नहीं है? तो फ्रांस नहीं है। बाकी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्रम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो रुक, ची, अमे, ब्रा, आ, भा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी या भूभ्रंश घाटी। मोजावे रेगिस्तान यहीं पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है ये। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र मापा जाता है। नील नदी कहाँ कहाँ से बहती है? तो इथियोपिया, सूडान, युगांडा, इथिसूयुगा, चाड में नहीं बहती है। इथियोपिया, सूडान, युगांडा में बहती है। सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, दिए गए उसमें। कृष्णा कावेरी महानदी में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक स्थान से निकलती है और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई मछलीपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी को वेनगंगा सहायक नदियां हैं। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, मचकुंड, वर्धा, खपोली, प्राणहिता। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है ये, राजमुंद्री के निकट। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत इथियोपिया नहीं आता है। बाकी कांगो, गैबन, जैरे ये सभी भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टिन उत्पादन में चीन, इंडोनेशिया, पेरू। नंबर 1 पे टिन पे चीन है। ब्राज़ील जो है लौह अयस्क उत्पादन में भी चीन है। चांदी मैक्सिको, सोना चीन। पेरू का चांदी भंडारण में प्रथम स्थान है। भंडारण में पेरू है और उत्पादन में मैक्सिको है। लौह अयस्क चीन में पाया जाता है। ऊनी वस्त्र वूपरताल जर्मनी का जो है ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस में है। ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में है। प्रैटो इटली में है। ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड, सेंट पीटर्सबर्ग रूस। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर गुयाना है। तीसरे नंबर पर चीन है। कोलोराडो नदी पर हुअर बांध है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर असवान, जाम्बजी नदी पर करीबा। संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक योगदान रहता है। दूसरे नंबर पर चीन है। तीसरे पर जर्मनी है। लौह अयस्क उत्पादन में फ्रांस का स्थान चौथा है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। लौह अयस्क उत्पादन का क्रम है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस। स्वेज नहर, पोर्ट सईद और स्वेज, इनके पत्तन का नाम है। पोर्ट सईद जो है भूमध्य सागर के तट पर है, उत्तर में। उत्तर। और पोर्ट स्वेज जो है लाल सागर के तट पर है। स्वेज लाल, सईद उत्तर और सईद उत्तर। पोर्ट सईद भूमध्य सागर के तट पर है। पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर है, दक्षिणी किनारे पर है। स्वेद लाल है और उसई भूमध्य। बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने सबसे अधिक जापान में पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, गन्ना मॉरिशस। हीरा रूस सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है। तीसरे नंबर पर कनाडा है। केरल में पाई जाती है चेंचू। लेप्चा सिक्किम में, डाफर गुजरात, डफला
अरुणाचल प्रदेश और असम में। डफला अरुणाचल प्रदेश और असम में, डाफर गुजरात में, चेंचू केरल। जब औसत जन्म दर मृत्यु दर समान होती है और कोई बाह्य प्रवचन नहीं होता है तो शून्य जनसंख्या वृद्धि दर इसे कहा जाता है, शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है मृत्यु गणना शुरुआत की है सबसे पहले कर्नाटक ने। भारत में लिंगानुपात जो है 1951 में 946 था, 1971 में 930, 91 में 927, 2011 में 943, 943। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है राज्यों में, और कम हरियाणा में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है और न्यूनतम दीव का है, पुदुदीव। भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है, 17.7%। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय में है, न्यूनतम नागालैंड में है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो है मेघालय है, और सबसे कम जो है वो नागालैंड में है। साक्षरता दर अधिकतम देखा जाए तो लक्षद्वीप की है, और पुदुचेरी की कम है। लक्षद्वीप की सबसे अधिक है, पुदुचेरी 85% है। जननांकीय इतिहास में महाविभाजक 1921। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस से भारत था, ऑस्टिन ने कहा है, ऑस्टिन ने। इसकी बुक है द इंडियन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स इन इंडिया। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कार्यकाल शपथ से लेकर के 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 89, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णय देने का अधिकार उसको प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। चुनने मतलब मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संसद के किसी भी सदन में इसकी पहल की जा सकती है। समावेशित विकास को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, ये सब मिलना आवश्यक होता है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सफलता में बाधक कौन सा है? तो निम्न न्याय, बैंक शाखाओं का अभाव, निरक्षरता, ये सब वित्तीय समावेशन में बाधक है। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। गरीबी का अनुमान भारत में परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किया जाता है इन आंकड़ों को। परिवार के उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एकत्र करता है, और इसके आधार पर नीति आयोग कार्यक्रम बनाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए अध्यक्ष कौन था जो समिति गठित की गई थी? तो ये था सुरेश तेंदुलकर। 2005 में आई थी तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर था। 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपा था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 37.2 बताया था। वर्तमान में लगभग 22% है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को 10% तक घटाने का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 में के बीच थी। मुख्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली भी इसको कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1960 के दशक में आई थी। इसका उद्देश्य सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है
मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995। इसमें स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह, इन सब का योगदान रहता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1988 में आया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच हुई थी। इसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मिलन बस्तियों का सुधार करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनमोहन सिंह द्वारा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की गई थी। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को। अठारह में पहली सूती कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 सूती वस्त्र कारखाना। सबसे प्रथम मशीन का आविष्कार जो है सूती वस्त्र के लिए ये ब्रिटेन में हुआ था। विश्व की सर्वप्रथम कॉटन टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुई थी। कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष CN रंगराजन था। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष 2005 में समिति बनाई गई थी C रंगराजन की अध्यक्षता में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी सूरत में। फूटलूज उद्योग जो है वो सॉफ्टवेयर है। फूटलूज इसमें परिवहन संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी स्थान पर जो स्थापित होता है उसको फूटलूज कहते हैं। नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर अथवा 1 × 10⁻⁷ मीटर। 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो सेंटीमीटर में रहेगा 10⁻⁷ रहेगा और मीटर में रहेगा 10⁻⁹ रहेगा। होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट के संयुक्त रूप में पाया जाता है। मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद जो होता है वो एस्फाल्ट होता है। पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पाद होता है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट के अतिरिक्त डामर, पैराफिन, मोम, चिकनाई ये सभी जो है अन्य उत्पाद होते हैं। शुष्क बर्फ CO2 को कहा जाता है। शुष्क बर्फ CO2 गैस। रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज होता है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होता है। किण्वन बायोगैस संयंत्र में किण्वन द्वारा गैस प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में यूज होता है सोडियम बेंजोएट। यह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है Na(C7H5O2) सोडियम बेंजोएट। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मतलब 946 × 10⁻15 मीटर। और वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 946 × 10⁻15 मीटर। अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, सबसे अधिक कैल्शियम। जो भी ऑप्शन में दिया गया है लोहा, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम होगा। आकाश का नीला रंग नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है।
प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा द्वारा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद कौन कौन करते हैं? तो वर्षा जल प्रबंधन, वन रोपण, जैवमंडल भंडारण, ये सब करते हैं। वन को काटना ये सब नहीं करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इसमें 4 अध्याय 26 धाराएं हैं। 19 नवंबर 1946 को लागू हुआ है। 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ है। सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम कौन कौन है? तो आम आदमी बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एक बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना बेरोजगारी से संबंधित है। सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में, और आम आदमी बीमा योजना 2007 में। आम आदमी बीमा योजना 2007, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 और असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी 2008 में आया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आई थी, और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना जो है 1999 में आई थी। शहरी 1997, ग्रामीण 1999। एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है तो धाड़ी विकास, वातानुकूलन, कागज़ के थैलों का यूज, ये सब जो है धाड़ी पर्यावरण सुरक्षा से है। अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को अस्थायी विकास जो है वो संबंधित है। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों की सुविधा राज्य सचिवालय व इसी संबंध विभागों की प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए स्वर्ण कार्ड जारी किया गया है। बब्बर शेर सफारी इटावा में, और 2019 से जनता के लिए खोल दिया गया है बब्बर शेर सफारी इटावा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में शुरू हुआ था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, इसके आधार पर गणना की जाती है। विकास के मानवीय पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया था। विकास के मानवीय पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सबसे पहले ध्यान दिया था। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान है इसके संबंध में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत सेवा स्पीड पोस्ट कब शुरू किया था? तो 1986 में। स्पीड पोस्ट शुरू हुआ है 1986 में।